फ़िज़िक्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एक और सवाल के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज जिस सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि कूलम्स लॉ जो है हमारे पास वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए क्यों वैलिड होता है। ये पहला पार्ट है सवाल का। या इसी के साथ एक मिलता जुलता सवाल और करते हैं कि ये सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के ऊपर क्यों लागू होता है। तो ये दो छोटे से सवाल हैं जो कूलम्स लॉ के रिलेटेड हैं और मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम टाइम में इन दो सवालों को एड्रेस कर सकूं। ऑफ कोर्स पिछली दो वीडियोस की तरह नहीं जिनका जो गालबन 20 मिनट से ज़्यादा टाइम की थी, बट दे वर रियली इम्पोर्टेंट, आई बिलीव दैट। तो लेट्स गो एंड आंसर, ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर क्यों लागू होता है सिर्फ। तो इसके दो आंसर हैं, यानी इसका आंसर आप यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही लागू होता है जैसा बुक्स में लिखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट रियली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस, बल्कि आप इनको जो पॉइंट चार्ज नहीं होते उनके ऊपर भी लागू कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट सेंस में अगर आप बात करें तो ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही लागू होता है। और स्ट्रिक्ट सेंस से मेरा मुराद ये है कि जिस फॉर्म में कूलम्स लॉ को आप जानते हैं, वो जो इसकी फॉर्म है F इक्वल्स K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर्ड, इस फॉर्म में ये स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही लागू होता है। अब सवाल ये है कि क्यों ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू होता है। तो अगर आप इस फॉर्म में इसको देखें जिसमें हम इसको जानते हैं, ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है और जो कूलम्स ने हमें लिख के दिया था फर्स्ट टाइम, उसने प्रिसाइजली इस फॉर्म में तो नहीं लिखा था, बट द मेन बॉडी ऑफ द फार्मूला इज़ द सेम। सिर्फ जो कांस्टेंट है के वो हमने बाद में इंट्रोड्यूस करवाया जब SI सिस्टम अपनाया गया। तो इसमें अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस है ना R स्क्वेयर्ड, इसको आप पढ़ते हैं, जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं लफ्ज़ों में तो ये बताया जाता है कि ये जो डिस्टेंस है ना ये चार्जेस के सेंटर से मेजर किया जाता है। तो सेंटर से मेजर किया जाता है, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं। मज़े की बात यह है कि मेरी पिछली दोनों वीडियोस में यहाँ से जहाज़ गुजर रहा होता था और आज यहाँ पे कोई कौवा बैठा हुआ है जो मुसलसल बोले जा रहा है। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर आंसर। तो पहली बात कि एक डिस्टेंस जिस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो उनके सेंटर से मेजर किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट चार्ज आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जिनकी कोई अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती। तो पॉइंट चार्जेस में आप यूँ देख लें कि जैसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी अपनी कोई और इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनके ऊपर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज होता है। ऑफ कोर्स आप देखते हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी किताबों में कि आप Q1 और Q2 इन जनरल, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, इट कैन बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लाइक इट कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बट दैट्स व्हाट इट मीन्स बाई Q1 एंड Q2। तो ये जो डिस्टेंस इसका बताया जाता है दो चार्जेस के दरमियान, ये उनके सेंटर से मेजर किया जाता है, सच दैट कि जो चार्जेस है ना उनका अपना कोई फाइनाइट साइज़ नहीं है। विच मीन्स कि जितना भी चार्ज है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर मौजूद है। आपने Q1 लिया है, लेट से उसके ऊपर चार्ज जो है वो 10 कूलम्ब है, तो वो 10 का 10 कूलम्ब जो है ना वो एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय पॉइंट चार्जेस। तो इसमें जो डिस्टेंस है ना वो, चूँकि चार्ज का साइज़ नहीं है, तो डिस्टेंस आप यूँ कहते हैं कि सेंटर से सेंटर तक है, और वो सेंटर ही वो पॉइंट है किसी चार्ज का जहाँ पे सारे का सारा चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये वो रीज़न है जो आप कहते हैं कि हम इनको सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू करते हैं। अब ये बाय द वे रीज़न नहीं है, रीज़न इस किताब आएगी, आई मीन दिस इज़ द रीज़न। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द कंप्लीट, आई मीन इट डजंट मेक सेंस। आप कहते हैं कि क्यों अगर हम कोई और चार्ज ले लें जो पॉइंट चार्ज ना हो तो फिर ये क्या सिनेरियो बनेगा। तो दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप कोई ऐसा चार्ज लेते हैं जो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेट्स से कि जैसे आपके पास टेनिस बॉल होता है, तो अगर टेनिस बॉल जैसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कोई फाइनाइट साइज़ है,
तो उसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ये वो मसाइल हैं जो जनरली आप BS में जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का कोर्स पढ़ते हैं तो उस वक्त आप इन चीज़ों को देखते हैं। और वो मसाइल ये हैं कि जब आप एक टेनिस बॉल देते हैं ना, तो उसके ऊपर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो दो तरह से हो सकती है। या तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो जो डिस्टेंस में बात कर रहा था ना, R² जो कूलम्स लॉ में आता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जब आप कोई फाइनाइट साइज़ का चार्ज लेते हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहता। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अब जो चार्ज Q1 है ना, वो उस टेनिस बॉल के सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। यू कैन नॉट से दैट, यू हैव टू प्रिसाइजली नो कि चार्ज जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। ये दोनों केसेस जो हैं ये आपको पढ़ाए जाते हैं BS में। और फिर इन केसेस को आप क्या करते हैं, कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करते हैं, जिसको आप HRK की जो किताब है उसमें चैप्टर 25 में ही देख लेंगे। पहला टॉपिक यही स्टार्ट होता है जिसमें आप डिफरेंशियल फॉर्म में उसको लागू करते हैं। और डिफरेंशियल फॉर्म में मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जब उसको आप लागू करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि चार्ज के सेंटर से कितने फासले के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप यूँ करते हैं कि उस फासले के बाहर जो है, अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस फासले के अंदर जितना चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज कंसीडर आप कर सकते हैं। लेकिन जो चार्ज है वो डिपेंड करता है अब फासले के ऊपर, सेंटर से बाहर की तरफ जब आप चलते हैं। अगर आप टेनिस बॉल की एग्जांपल लें तो आपको देखना होगा कि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसे है। तो इसलिए आप वहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगाते, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आप यूँ कह लें कि उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो यूज़ करके हमें जो फोर्सेस हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो जो पॉइंट चार्जेस का केस है, प्योरली जो कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है या जो डेफिनेशन है, उसमें आप सिंपली ये कहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर है, विच मीन्स कि सारे का सारा चार्ज जो है वो उस सेंटर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। एंड यू कैन नॉट कैलकुलेट द फोर्स इनसाइड चार्ज, क्योंकि चार्ज का इंटीरियर कोई है ही नहीं, उसका फिज़िकल साइज़ कोई है ही नहीं। तो जो भी आप फोर्स की बात करेंगे वो एक चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो दूसरे चार्ज के ऊपर लगेगी, वो बाहरी होगी। और ये बिल्कुल आप पढ़ते होते हैं कि जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी कंडीशन पढ़ते हैं कि वो मिनिमम कितना होगा चार्जेस के डायमीटर के बराबर, यानी एक चार्ज के रेडियस से स्टार्ट होकर दूसरे चार्ज के रेडियस तक, जिसका मतलब है कि चार्जेस बेयरली टच ईच अदर। आप चार्ज के अंदर फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर आप टेनिस बॉल लेते हैं और कहते हैं कि चार्ज जो है वो टेनिस बॉल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप उस टेनिस बॉल के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि क्यों आप कहते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर सिर्फ लागू होता है। अगर आप कोई फाइनाइट साइज़ का चार्ज लें तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ता है, कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ता है। जो आप BS में जाके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स में पढ़ते हैं, आप उसको थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये पहला। दूसरा ये है कि अगर आप चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं लेते, ये दूसरी रीज़न है कूलम्स लॉ की पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होने की, कि अगर आप वो पॉइंट चार्जेस नहीं लेते, टेनिस बॉल की तरह का चार्ज लेते हैं, तो फिर दो अगर आपके पास टेनिस बॉल हो ना और दोनों के ऊपर चार्ज हो कुछ, तो आप जैसे जैसे उन दो टेनिस बॉल्स को करीब लाएंगे, एक चार्ज की वजह से, एक टेनिस बॉल की वजह से दूसरे के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो इन दोनों टेनिस बॉल्स के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि देखो, अगर इस टेनिस बॉल, लेफ्ट हैंड में जो टेनिस बॉल है उसके ऊपर फोर्स लग रही है राइट हैंड वाले की तरफ से, तो चार्ज जो है मूव करेगा इस टेनिस बॉल के ऊपर। इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। तो जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको उस रीडिस्ट्रीब्यूशन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। और ये रीज़न है कि कूलम्स लॉ जो है, दूसरी रीज़न ये है कि क्यों ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। तो ऐसी सूरत में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, तो आप कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकती। जैसे मैंने बताया कि सारे का सारा चार्ज जो है वो उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट होता है। तो दरअसल मेन रीज़न वही है, पहली रीज़न कि जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं और चार्ज सेंटर के ऊपर मौजूद होता है।
तो दूसरी रीज़न जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये जब फाइनाइट साइज़ होता है ना चार्ज का, तो उधर से ही फॉलो होती है। तो ऑफ कोर्स जब वो आप करीब लाएंगे तो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये दो रीज़न्स हैं जिनकी बिना पे आप कहते हैं कि क्यों आप चार्जेस को कूलम्स लॉ को पॉइंट चार्जेस के ऊपर लागू करते हैं। दूसरा एक और सवाल, आई गेस मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, यस मैंने बताया था, मुझे याद आ गया है, इतनी बुरी मेमोरी नहीं है मेरी, और वो ये था कि आप सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के ऊपर क्यों लागू करते हैं। तो उसकी एक सिंपल सी रीज़न ये है, इट्स टू अर्ली टू फाइंड टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर। चूँकि मैं अर्ली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई एम एड्रेसिंग कि आप सब लोग देखने वाले जो हैं ये कॉलेज में हैं या बीएस के स्टार्ट में हैं। तो जब आप आगे चल के स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना, तो फिर आप देखते हैं कि अगर कोई चार्ज मूविंग हो ना, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक फ्रेम के अंदर, अगर आप किसी दूसरे फ्रेम में उसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। एंड सो यू कैन नॉट प्रिसाइजली डिस्क्राइब दैट कन्फिगुरेशन और दैट सिचुएशन विद कूलम लॉ। ठीक है, तो आपको फिर फर्दर हायर लेवल की हायर लेवल की इक्वेशंस या कुछ मॉडिफाइड लॉज चाहिए होते हैं। तो द मेन रीज़न कि आप इसको क्यों सिर्फ स्टैटिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसकी मेन रीज़न स्पेशल रिलेटिविटी है। क्योंकि चार्जेस जब मूव करते हैं तो दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो जब मूव करते हैं तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज नाउ वी हैव टू फील्ड्स। तो दूसरा चार्ज जो है वो दो तरह की फोर्सेस फील कर सकता है, या मे बी कुछ और तरह के इफ़ेक्ट्स भी फील कर सकता है। तो ये रीज़न है कि क्यों आप कूलम्स लॉ को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ये स्टैटिक चार्जेस के ऊपर लागू होता है। मैंने प्रॉमिस किया था कि ये शार्ट होगी, मेरा आइडिया ये था कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। बट आई होप कि आई हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन तक बाय बाय।